नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत एक चैप्टर शुरू किए हैं वाक्य। तो कल हम वाक्य की परिभाषा को किसने दिया उसके बारे में जानकारी जुटा चुके हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे वाक्य के भेद के बारे में। तो वाक्य को सामान्यतः तीन अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा क्रिया के आधार पर। तो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वाक्य को अर्थ के आधार पर कितने भागों में, कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है और उन वाक्यों को देखकर पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में इंपॉर्टेंट बात है उनकी पहचान करना। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधिवाचक। विधिवाचक, आराम से मेरी बात को समझना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है विधिवाचक। क्या होता है देखो, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो और ऐसे वाक्यों में काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, उन्हें विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य शब्दों में यह है कि जहां क्रिया सामान्यतः हो रही हो, जैसे सूर्य गर्मी देता है, ठीक है नहीं, सूर्य गर्मी देता है, एक सामान्य जानकारी आपको मिल रही है। थोड़ा शायद आपको अजीब सा लगे, लेकिन ये कहना मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा कि जब हम आठों का जिक्र करें फिर हमारे लिए इनका जिक्र करना और इनको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी विधानवाचक है, विधिवाचक है, हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, लेकिन अगला पढ़ेंगे तो आपको 100% पहचान हो जाएगी। लेकिन फिर भी पढ़ के तो चलते हैं। भारत हमारा देश है, एक सामान्य कथन है। भूपेंद्र खेलता है, एक सामान्य कथन है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक सामान्य कथन है, एक सामान्य जानकारी है। वह बालक है, फिर वही बात है, किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह बालक है। बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया कौन सी संपन्न हो रही है, खेल रहे। कोई भी क्रिया सामान्यतः संपन्नता की ओर हो। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, सामान्य कथन है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, सामान्य कथन है। यही यहां बताया गया है, क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। जब कथन को सामान्यतः दर्शाया जाए तो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधिवाचक वाक्य कहलाएगा। चलिए और समझते हैं। दूसरा है आपका निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक जैसे ही पढ़ोगे ना, वैसे ही विधिवाचक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेगेटिव और विधिवाचक को कहते हैं अफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव क्या होता है, सामान्यतः जहां बातें करी जाएं, सूचनाएं सामान्य फॉर्मेट में दी जाए। जहां नेगेटिव होगा वहां हिंदी में कहते हैं उसको निषेधात्मक या नकारात्मक, ठीक है। जैसे परिभाषा क्या है, जिन वाक्यों में निषेध अर्थात न होने का बोध होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। समझो, विधिवाचक में स्पष्ट हो रहा था किसी के अस्तित्व का होना अथवा क्रिया का होना। यहां स्पष्ट होगा किसी के अस्तित्व का न होना अथवा क्रिया का न होना। दोनों में ये सामान्य बात अप्लाई होगी। जैसे आप समझो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब क्या है कि मैं वहां जाऊंगा तो हो गया विधिवाचक, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो हो गया आपका निषेधात्मक या नकारात्मक। अगला है कि वे यह कार्य नहीं जानते हैं। अब समझो, वे यह कार्य जानते हैं तो हो गया विधिवाचक, और वे यह कार्य नहीं जानते हैं तो हो गया निषेधात्मक। और समझो, बसंती नहीं नाचेगी, बसंती नाचेगी, क्यों नहीं नाचेगी, नाचेगी तो विधिवाचक है, और नहीं नाचेगी तो निषेधात्मक है। राजा नगर में नहीं आए, राजा नगर में आ रहे हैं, आए हैं, आ चुके हैं, ऐसी कोई भी जानकारी हो तो विधिवाचक है।
और नहीं शब्द का जिक्र आ जाए जहां भी क्रिया का होना या किसी के अस्तित्व का न पाया जाना सिद्ध हो, वहां होता है आपका निषेधात्मक या नकारात्मक। मैंने दूध नहीं पिया, कैसा हो गया? नकारात्मक। मैंने खाना नहीं खाया, ये भी कैसा हो गया? नकारात्मक। आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, कैसा हो गया? नकारात्मक। नीता घर पर नहीं है, कैसा हो गया? नकारात्मक। तो यहां से स्पष्ट हुआ इन सभी वाक्यों से कि हमारे वाक्य में क्रिया का न होना सिद्ध हो रहा है अथवा किसी के अस्तित्व का न पाया जाना सिद्ध हो रहा है। अतः ये सभी उदाहरण निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्यों के हैं। अगर इन सब में से नहीं हटा दो तो विधि सूचक हो जाएंगे। क्या ये बात स्पष्ट हुई आपके लिए? मुश्किल लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करिए। तो होगा ये कि जब मैं अगली क्लास आपको दे रहा हूंगा तो उसमें आपके डाउट्स ले लिया करूंगा, जिससे अगर आपका कोई डाउट बनेगा तो साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। इस क्लास का डाउट अगली में ले लेंगे, ऐसे करके क्लियर कर लेंगे, डाउट ना बने, है ना। देखो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि अगर संदेह बन गया तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, वो डाउट मन में बार बार घूमता रहेगा। संदेह हमेशा चीजों को बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। कोई भी किसी बात का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर संदेह है तो पूछिए, क्लियर करिए, लेकिन डाउट मन में मत रखिए। मानसिक विचार जो हम स्वयं उत्पन्न करते हैं उनमें से 85% विचार अनर्गल होते हैं, याद रखना। आपके मन में किसी के बारे में सूक्ष्म जानकारी के आधार पर उसका संपूर्ण विश्लेषण जो आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, ऐसा होगा, ये करता होगा, उसमें से साइकोलॉजी के अनुसार 85% जानकारियां जो मस्तिष्क संभावनाओं पर आधारित बनाता है गलत होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी इच्छा से समझने का प्रयास मत कीजिए। कोई डाउट है मुझे बताइए, मैं अगली कक्षा में आपके उन डाउट्स को क्लियर करके चलूंगा, ठीक है ना। स्वयं से नहीं सोचना है। जब मैंने वादा किया है पढ़ाने का तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे। तो यहां पे क्या है? अगला है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्यों में क्या होता है कि जिन वाक्यों से आदेश या आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में आज्ञावाचक, अंग्रेजी में इंपरेटिव। तो पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव विधिवाचक, नेगेटिव निषेधात्मक, इंपरेटिव आज्ञावाचक। समझिए, जैसे तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, आज्ञा दे दी। तुम शब्द लगाओ मत लगाओ, अपना अपना काम करो, परमिशन दे दी, आदेश दिया। मैं घर जाऊं, यहां अनुमति मांग रहे हैं, यहां अनुमति दे नहीं रहे, अनुमति मांग रहे हैं। वर्षा तुम गाना गाओ, वर्षा को आज्ञा दी गई है। बातचीत बंद करो और पढ़ना शुरू करो, आज्ञा दी गई है। यह पाठ तुम पढ़ो। देखो, या तो कर्ता नहीं मिलेगा और अगर मिला तो तुम मिलेगा, या तो कर्ता नहीं मिलेगा। हाँ, अगर परमिशन मांगोगे तो कर्ता बदल जाएगा, लेकिन सामान्यतः आदेश हमेशा आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ तुम नहीं मिल रहा है तो आप मिल रहा है, तू, तुम और आप, ये तुम के ही तो तीनों रूप हैं। तो अब जैसे तुम पानी लाओ, मिल रहा है ना, या तो कर्ता नहीं मिलेगा या तुम मिलेगा। कृपया बैठ जाइए। तो हमने क्या पढ़ा कि जिन वाक्यों से या तो आदेश दिया जा रहा हो या अनुमति दी जाए। अब आदेश में केवल आदेश नहीं है, सुझाव हो, सलाह हो, प्रस्ताव हो, निवेदन हो, विनती हो, ये सब भी तो यहीं आ जाएंगे ना। तो ये भी ध्यान रखना, अंग्रेजी में जो इंपरेटिव है हिंदी में वो आज्ञावाचक है, आदेशात्मक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या पढ़ा? आज्ञावाचक वाक्य जिनमें आदेश अथवा अनुमति का विधान हो उन्हें कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उम्मीद है आपको ये वाली बात यहां तक समझ में आई होगी। चलिए आगे के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? आराम से समझना, शांति से। कहीं डाउट होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा।
आपको फालतू कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी बात को लेके 1% भी कंफ्यूजन में मत रहिए। चलिए देख लेते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। देख, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? जहां सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब क्या है? किसी से कोई बात पूछी जाए, कोई चीज क्लियर करनी हो, बात पूरी करनी हो, पूछना हो, तो वहां रहेगा प्रश्नवाचक। जैसे तुम्हारा क्या नाम है भैया, पहचान क्या है सबसे महत्वपूर्ण? प्रश्नवाचक चिन्ह देख के ही पहचान लोगे, है ना। लेकिन याद रखना, अभी मैं बताऊंगा, कई जगह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं लेकिन प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं होता, अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लो बेसिक बेसिक। वे कहाँ गए हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। कौन गाना गा रही है, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। तुम पढ़ने कब जाओगे, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। क्या तुम मेरे साथ गाओगे, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। राम के पिता कौन थे, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। उम्मीद है आपको इन उदाहरणों के माध्यम से प्रश्नवाचक का विधान पता चला होगा। और समझ लीजिए, वह अभी यही था, कहां चला गया, प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। और देखो आराम से समझना कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि तुम पढ़ने आओगे, इस तरह के वाक्य, तुम पढ़ने आओगे, फिर आगे बोल दूं आओगे ना, तो ये भी बातें जो होती हैं, आओगे ना, यहां भी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है। कई बार आपको सामान्यतः नहीं दिखेगा लेकिन अर्थ समझो, तुम पढ़ने आओगे, आओगे ना। अब ये आओगे न में कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक अनुभूति तो है, पूछ तो आप सवाल ही रहे हैं ना किसी से। तो अगर इस तरह का वाक्य मिले तो उसको समझ जाना को है प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं अगला, विस्मयवाचक वाक्य। समझना मेरी बात, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्या क्या हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, भय हो, आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, इसमें क्या है, आश्चर्य है। व्यक्ति ने इतनी लंबी रेलगाड़ी पहली बार देखी है तो आश्चर्यचकित हो गया है। ओह बड़ा जुल्म हुआ, दुख है ना। छी कितना गंदा दृश्य, घृणा है। शाबाश बहुत अच्छे, शाबाशी है, प्रसन्नता है ना। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, प्रसन्नता है। ओह कितनी ठंडी रात है, दुख है। तुमने क्या देखा, यहां आश्चर्य की पहचान तो देखो सिंपल है, पहचान तो आप डायरेक्ट पेपर में कर लोगे, और वो पहचान किससे कर लोगे, सीधा सीधा आप पहचान लोगे विस्मयादि बोधक चिन्ह को, पहचान तो डायरेक्ट कर लोगे। मैं भाव की बात कर रहा हूं, यहाँ आश्चर्य, यहाँ दुख है, यहाँ घृणा है, या प्रसन्नता है, शाबाशी है, सुख है ना, खुशी है, ओह दुख है। तो इन सभी में हमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग भाव दर्शाए गए हैं। पहचान तो पेपर में सीधी है, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा जिससे आप क्या पहचान लिया करोगे, विस्मयवाचक वाक्य पहचान लोगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह ही विस्मयवाचक वाक्य की पहचान है और सबसे आसान पहचान है। क्लियर हो रही मेरी बात? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक समझने के लिए। आगे समझिए, अगला है संदेहवाचक वाक्य। और संदेहवाचक में देखो, संदेह आप आराम से समझ जाओ। संदेह वही जो मैंने बोला, डाउट। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
क्या हो, संदेह हो, संभावना दर्शाई जाए कि होगा या नहीं होगा, श्योर नहीं है तो संदेहवाचक। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, गारंटी है का, नहीं है, नहीं है तो संदेह है। शायद वह मान जाए, शायद वह मान जाए, संदेह ही तो है। उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, अब देखो पता ही नहीं कौन खेलेगा, संदेह तो हुआ। आगे शायद मैं कल बाहर जाऊं, संदेह ही तो हुआ। तो जहां वाक्य में शायद लगा हो, संभवतः लगा हो, जाने कौन लगा हो, ये सब शब्द आपको पहचान करा देंगे कि वहां संदेहवाचक वाक्य है। विस्मयादिबोधक में क्या पढ़ा, विस्मय सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक में क्या पढ़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। नकारात्मक निषेधात्मक में क्या पढ़ा, नहीं मिलेगा। विधि सूचक में सामान्य जानकारी मिलेगी और संदेहवाचक में संदेह, संभावना दर्शाई जाएगी। कार्य के होने या न होने में स्पष्टीकरण नहीं होगा, उसके होने या न होने का चांस होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा, संदेहवाचक होगा। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। मैं बढ़ूं आगे, बढ़िया, थैंक यू आपका बहुत बहुत। आगे पढ़िए, इच्छावाचक वाक्य। अब देखो इच्छा में सिंपल सी बात है, मैं आपको साधारण शब्दों में समझा दे रहा हूं। जिन वाक्यों में वक्ता की किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो इच्छाएं दो होती हैं सामान्यतः, अच्छी या बुरी। अगर आप किसी के अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं तो भी इच्छावाचक होगा, अगर आप किसी को बुरे के लिए अभिशाप देते हैं तो भी इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे या दीर्घायु करे, तो आपने आशीर्वाद दिया ना किसी को, है ना। अब एक मन में आ जाएगा ना आपके, देखिए आज्ञावाचक में भी तो बोल रहे थे कि तुम्हें आ जाता है, अरे भैया आज्ञावाचक में आज्ञा हुआ करती थी, यहाँ किसी को शुभकामना दे रहे हैं, इच्छा है हमारी, किसी के भले की कामना कर रहे हैं, है ना। आगे नववर्ष मंगलमय हो, शुभकामना दे रहे हैं। ईश्वर करे सब कुशल लौटे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब इसी में जाएगा, प्रार्थना शुभकामना। दूधो नहाओ पूतो फलो, किसी के भले की कामना कर रहे हैं। भगवान करे तुम्हारा भला हो, भले की कामना कर रहे हैं। कल्याण हो, भले की कामना कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला देखो अब मैं बोलूं समझो, कोई व्यक्ति किसी पे गुस्सा हो जाए, भगवान करे तुम कुआं में गिर जाओ, तो भी तो इच्छावाचक है, बस बुरे की कामना है। तो कामनाएं, इच्छाएं, किसी का भला सोचना अथवा किसी का बुरा सोचना, दोनों ही कहां पढ़ोगे आप, इच्छावाचक वाक्यों में, ठीक है ना। तो इच्छावाचक वाक्यों की पहचान क्या है कि या तो किसी के भले की कामना होगी या फिर किसी के बुरे की कामना होगी। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया यहां तक। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे अगला है संकेतवाचक। अब देखो समझो, संकेतवाचक में क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सावधानी से समझने का प्रयास करना। अंग्रेजी में संकेतवाचक को कहते हैं कंडीशनल, और मैंने यहाँ दो तरह के उदाहरण मिक्स कर रखे हैं, एक सामान्य किसी और का, एक संकेतवाचक का, तो दोनों को मिलकर बताऊंगा। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। जहां एक क्रिया होते ही दूसरी क्रिया होना उसी पर निर्भर करे तो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अब यहां समझना, जो पहला उदाहरण है वो संकेतवाचक का नहीं है, ये बात मैं आपको यहां समझाऊंगा अभी आगे। अब आप देखो, पहला उदाहरण लिखा है कि आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, आराम से समझना। सामान्य जानकारी दी गई है, अतः ये वाला जो वाक्य है वो किसका हो जाएगा, विधिवाचक का हो जाएगा, ये संकेतवाचक नहीं है, ठीक है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी किसका उदाहरण हो गया, विधिवाचक का उदाहरण हो गया। वहीं लिखा होता कि बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे तो निषेधवाचक का उदाहरण हो जाता। अब आ जाओ आगे, देखो, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, तो अगर तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यानी मेरा चलना तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसों पर निर्भर है, अतः क्या कहलाएगा, संकेतवाचक कहलाएगा। तो संकेतवाचक का मतलब है यदि वाले वाक्य, कंडीशन लगी होगी। कुल मिला के मेन बात है, यदि तो जरूरी नहीं है लेकिन कंडीशन जरूर लगी होगी। जैसे
दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो अब यहां कंडीशन लगी है ना कि आप दूसरों का भला करो, आपका भी होगा। यदि दूसरों का भला करोगे तो आपका होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो कंडीशन लगी है ना कि ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखो, फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है? वर्षा के होने पर। अतः क्या हो गया? कंडीशन लगी हुई है। और बात समझ लीजिए, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं कि आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, यानी परेशानी नहीं होना किस पर निर्भर करता है? आपके आने पर। कंडीशन लगी है ना, अंग्रेजी में जिसको कंडीशनल कहते हैं, शर्तिया वाक्य कहते हैं, हिंदी में वही सब संकेतवाचक में आ जाते हैं। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। देखो, कौन उत्तीर्ण होगा? जो पढ़ेगा, यानी उत्तीर्ण होना पढ़ाई करने पर निर्भर करता है ना। तो वही बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। अब देखो, कश्मीर जाना किस बात पर निर्भर है? छुट्टियां होने पर। तो हमने क्या सीखा? यदि वाले वाक्य, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने अथवा न होने पर निर्भर करे तो वहां होते हैं शर्त वाले वाक्य। या तो कारण का बोध होगा या फिर शर्त का बोध होगा। उम्मीद है आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट है और एक ही वर्ब है, तो उसे कहते हैं हम लोग सरल या साधारण वाक्य। एक ही बात हो, जैसे बिजली चमकती है, एक ही बात है। सूर्य निकल रहा है, एक ही बात है। यहाँ बिजली के बारे में बोला गया, यहाँ सूर्य के बारे में बोला गया। पानी बरस रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये चारों ही वाक्य कैसे हैं? सरल वाक्य। और समझिए, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, लड़का दौड़ता है, मैंने लड़के को बुलाया, राजा नगर में नहीं आए। अब एक चीज समझना, इनको हम पहले कहां पढ़ रहे थे? विधिवाचक में। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और ये कहां पढ़ रहे थे? निषेधात्मक में। तो विधिवाचक हो चाहे निषेधात्मक हो, अब वो रचना के आधार पर किस श्रेणी में आएगा? तो रचना के आधार पर वह आ जाएगा सरल वाक्यों में। मैंने लड़के को बुलाया, राजा नगर में नहीं आए। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, निषेधात्मक है, लेकिन यहां तो निषेधात्मक है ही नहीं। अर्थ के आधार पर निषेधात्मक में है, रचना के आधार पर सरल वाक्यों में। वेरी गुड। नीता खाना बना रही है, अर्थ के आधार पर सरल वाक्य, विधिवाचक है, और रचना के आधार पर सरल वाक्य। राहुल धीरे धीरे लिखता है, बताओ सरल ही तो हुआ, क्योंकि अर्थ के आधार पर कहां है ये? विधिवाचक में। बहुत सही पढ़ा आपने। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, एक ही तो बात है। तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपने अनिष्ट को निमंत्रित किया है, एक ही बात है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। तो हमने क्या पढ़ा? एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, चाहिए एक ही विधेय हो। जहां एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी दी जाए, वह वाक्य रचना के आधार पर कहां आएगा? सरल वाक्यों में आएगा। क्लियर मेरी बात? चलिए, अब रचना के आधार पर पहला प्रकार है सरल वाक्य, दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। आराम से समझना, ध्यान से। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब यहां अब एक उद्देश्य नहीं होगा, उद्देश्य एक से ज्यादा होंगे। मैं भी आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूं, समझना। तो होता क्या है फिर कि इन वाक्यों में की लगा होगा, जो लगा होगा, क्यों की लगा होगा, जितना उतना लगा होगा, जैसा वैसा लगा होगा, जब तब लगा होगा, जहां वहीं लगा होगा, जिधर उधर लगा होगा, आदि शब्दों, आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहां पे 2 अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे समझ लीजिए, जब राजा नगर में आए, तो एक बात तो हो गई राजा के बारे में, तब आनंद मनाया गया, एक बात हो गई खुशियों के बारे में। अब देखो, यहां
दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ के एक जगह किया गया, इसलिए क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य। क्लियर है ना? आगे, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। दो बातें हो गई, एक गांधी जी ने कहा और एक सदा सत्य बोलो। अब जैसे मैं बोलूं गांधी जी ने सदा सत्य बोलने के लिए कहा है, तो सरल वाक्य हो गया। और जहां भी आपके ये समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग में आएंगे, मिश्रित वाक्य होगा। हालांकि सरल को मिश्रित में, सरल को संयुक्त में कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझा लूं, है ना? फिर लंबा कम से कम 50-60 एग्जाम्पल करा दूंगा, ताकि मन में विविधा न रहे, दुविधा न रहे, माफ कीजिए, दुविधा न रहे। ठीक है, विविधताएं मन से समाप्त हो जाए। बाकी आप बताइए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? तो यहां पे क्या लग गया? जिसने। तो और उदाहरण देख लीजिए कुछ, ताकि थोड़ा और क्लियर हो पाए। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, किससे जोड़ा गया है? मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है। तो दो बातें हो गई ना, मोहनलाल मेरा मित्र है जो श्याम गली में रहता है, दो बातें हो गई। ऊंट ही ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, किससे जोड़ा? जो से। ये शब्द नहीं आते सरल में। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, किससे जोड़ा है? जिसे से। जब सवेरा हुआ तो क्या आ गया? जब तब। शब्द याद रख लो। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, तो किससे जोड़ा गया है? और समझ लेते हैं उदाहरण। ज्यों ही वह घर से निकला तो ज्यों ही वर्षा होने लगी, ज्यों ही शब्द से जोड़ा है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, जो से जोड़ा गया है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, किससे जोड़ा गया है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, जो से जोड़ा गया है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, किससे जोड़ा गया है? श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, क्यों, किससे जोड़ा गया है? आराम से मेरी बात को समझना। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, कोमा से जोड़ा गया। कुल मिला के मेन बात क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं? दो अलग अलग उपवाक्यों को मिला के एक साथ लाया गया है, तो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। और समझ लो उदाहरण। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, किससे जोड़ा गया है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, जब तक और तब तक से जोड़ा गया है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? जिसने शब्द से जोड़ा गया है। तो हमने कई उदाहरण पढ़ लिए, कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं, ताकि मैं बार बार कह रहा हूं मन में संदेह न बने, बने तो मैं हूं जवाब देने के लिए। आप न पूछें तो भैया दोषारोपण मत करना। सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्याध्ययन करता है, जो से जोड़ा गया है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होगा, जो से जोड़ा गया है। ज्यों ही से जोड़ा गया है। जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए, जब तब से जोड़ा गया है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, किससे जोड़ा गया है? जो मनुष्य विद्वान होता है उसे सभी सम्मान देते हैं, जो से जोड़ा गया है। कुल मिला के सब जगह उपवाक्यों को मिलाया गया है। वह दिन रात पढ़ता है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके, ताकि से जोड़ा गया है। मैं खाना खा चुका था तब वह आया, तो इससे जोड़ा गया। तो क्या हम समझे कि मिश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? वे उपवाक्य मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं जो दो अलग अलग उपवाक्यों का मिश्रण होते हैं। अब उपवाक्य के बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है ना? अब हम समझ लेते हैं इनके बारे में थोड़ी देर में, या पहले हम लोग संयुक्त वाक्यों को पढ़ लें फिर समझेंगे। अब देखो संयुक्त वाक्यों में भी क्या होता है कि दो अलग अलग बातें होती हैं। साधारण या मिश्र वाक्यों, दो, एक या एक से अधिक। तो यहां पे आपको ध्यान रखने कुछ शब्द कौन कौन से, देखो ये अव्यय याद रखो। किंतु, परंतु, वल के, और, अथवा, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो आदि शब्द जहां मिले उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण। जैसे समझिएगा, आप समझने का प्रयास करना। भरत आया किंतु भूपेंद्र नहीं आया, तो क्या याद रखना है? लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, फिर भी, अतः, ये शब्द जहां मिले क्या है? संयुक्त वाक्यों का उदाहरण है। और मिल गया,
कॉमा मिल गया। अब मन में आएगा कॉमा वहां भी था, कॉमा यहां भी है, तो वो अभी आगे जाके जब उपवाक्य का डिस्कस करूंगा ना तो ये दोबारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और शीला खेलने गई और रीता नहीं गई। अब देखो यहां क्या है, ये स्वतंत्र वाक्य है और ये स्वतंत्र वाक्य है। और ये लिखा हो जब शीला खेलने गई तब जब शीला खेलने गई तब रीता खेलने गई, तो एक का होना न होना दूसरे पर निर्भर कर जाएगा। एक का होना न होना दूसरे पर निर्भर न करे। दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर अगर एक वाक्य बनाया जाए तो संयुक्त है, और दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाए तो मिश्रित है, जहां एक का होना न होना दूसरे पर निर्भर करे। इसलिए तो मैंने बोला कि इनके उदाहरण आगे भी पढ़ाऊंगा कि संयुक्त से मिश्रित कैसे बनाना, ताकि कैलकुलेशन, एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। चलिए पढ़ लीजिए। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए, तो इसलिए मिल गया। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु मिल गया। उसने खाया और सो गया। तो मैंने क्या किया, आपको अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार, रचना के आधार पर अभी और बताऊंगा अगली कक्षा में उपवाक्यों को लेके। तब तक आप इस क्लास को देखिए, सुनिए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।